Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Deductions note करिए important deduction. Very good afternoon, everyone. Deductions note करिए important deductions जो एग्जाम में आ सकती हैं. 80D, 80 double DB, 80 CCF, 80G, 80E and obviously 80C. ये 6 डिडक्शंस है जो आपके क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे उस क्वेश्चन में आ सकती है. एंड द डिडक्शन अमाउंट इज 80D लिखिए 25,000. 80D डिडक्शन अगर आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है अपना या अपने फैमिली का अपनी सिबलिंग का. मेडिकल ट्रीटमेंट की जब बात होती है तो सिर्फ आप अपनी बात करते हैं या अपने ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, अपने सिबलिंग्स की और अपने पेरेंट्स की आप बात करते हैं. अगर आप अपने इन लॉस की ट्रीटमेंट कराई है उस पर आपको रिम्बर्समेंट मिलता है या पैसा मिलता है तो वो 80D में रिकवर नहीं होता है. माइंडेड कि सिर्फ आपका जो पार्टनर है, जो आपका स्पाउस है, हस्बैंड है या वाइफ है और आपके जिसके साथ ब्लड रिलेशन है उसके लिए ही आप 80D क्लेम कर सकते हैं. एंड द मैक्सिमम लिमिट इज 25,000. अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको 45,000 रुपीज रिम्बर्स किए हैं तो 25,000 रुपीज के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा और जो बाकी अमाउंट है 20,000 उसके ऊपर टैक्स लगेगा. अगर उसने आपको 20,000 रुपए दिए हैं और आपने 25,000 रुपए खर्च किए हैं तो फुल फ्लेज 25,000 जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. अगर उसने 25 के 25 दिए हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरो हो जाएगा. अगर उसने एक्स्ट्रा दिए हैं तो 45 में से जितना भी अमाउंट एक्स्ट्रा दिया उसमें से माइनस हो जाएगा 25,000 रुपीज और बाकी पर टैक्स लग जाएगा. 25,000 मैक्सिमम टैक्स डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80D फॉर स्पाउस एंड फॉर द ब्लड रिलेशन, नॉट अलाउड फॉर द इन लॉज. नेक्स्ट 80 डबल डी बी. 80 डबल डी भी मेडिकल अलाउंसेस के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही है, लेकिन इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट आपका कंटिन्यू हो रहा है फॉर सम डिजीज. 80D में हो सकता है कि आपको कोई डिजीज नहीं हुई है फॉर सम टाइम, फॉर अ वाइल आपका खर्च हो गया 2 दिन 3 दिन के लिए, आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आपकी फैमिली में कोई हॉस्पिटलाइज्ड है और फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं तो ये उसके लिए क्लेम है. 80 डबल डी भी आपका प्रॉपर प्रोसेस चल रहा है, प्रॉपर इलाज चल रहा है, एक डिजीज है उसके लिए 80 डबल डी की डिडक्शन है 40,000 और सीनियर सिटीजन के लिए इसकी डिडक्शन है 60,000 रुपीज. ठीक, मैम एक बार डिडक्शन रिपीट कर दो प्लीज. अभी करवा रही हूँ तो उसमें नोट करिए. 80 डबल डी में 40,000 है फॉर एवरी कैटेगरी एंड फॉर सीनियर सिटीजन इज 60,000 रुपीज. 80 डबल डी भी क्लियर है. Yes, यस. ma'am. नेक्स्ट लिखिए 80 CCF for the infrastructure bonds. If you are investing your amount in the infrastructural bonds, जैसे आपने 80C में डिडक्ट अमाउंट में इन्वेस्ट किया, यू आर सेइंग कि मैंने पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए जमा किए हैं और मैंने 80 और किसी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट किया है. वो बॉन्ड्स आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आपने अंडर सेक्शन 54 कैपिटल में माइनस किए थे उस वाले बॉन्ड की बात नहीं करी. माइंड इट वेरी प्रॉपर्ली. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ही कंसिडर होते हैं, लेकिन वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में माइनस हो जाते हैं उसी टाइम पे वही डिडक्शन में. और ये आप लोग इतना लेट तक लॉगिन क्यों करते रहते हैं? लास्ट क्लास चलती रहती है, बच्चे लॉगिन करते रहते हैं, एडमिट की परमिशन मांगते रहते हैं. कोई तरीका थोड़ी ना है कि 2:30 बजे तक एंट्री होती है आपकी क्लास में. आयुषी सक्सेना, आयुषी सक्सेना, आई एम ऑडिबल टू यू? यस मैम. क्या दिक्कत है, लेट क्यों एंट्री लेते हो आप? सॉरी मैम. मतलब नहीं सॉरी नहीं, अगर तुम लोग कॉलेज आते तो क्या करते? रेगुलर क्लासेस हो रही होती तो क्या करते तुम लोग क्लास में? ऑनलाइन तुम लोगों का ये हाल है. ओके 80 CCF, यस, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होते हैं. उसमें लिखा होता है ही इन्वेस्टेड, मिस्टर ए परचेज दिस लैंड एंड ही सेल्ड इट दिस प्राइस. आप उसे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कंसीडर करते हैं, उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स कंसीडर करते हैं और डिडक्शन में माइनस कर देते हैं. लेकिन अगर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तो वो 80 CCF का पार्ट है जो अलग से माइनस होगा 20,000 रुपीज. और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं वो आपके कैपिटल गेन में माइनस होते हैं. ये याद रखना अगर एग्जाम में आएगा तो. 80 CCF इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, लेकिन एक कैपिटल गेन का पार्ट है और एक आपका टोटल इनकम का पार्ट है डिडक्शन का. नेक्स्ट लिखिए 80G. इफ यू आर अगर आप कहीं डोनेशन दे रहे हैं तो
अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो वो आप अमाउंट जो है डिडक्शन में ले सकते हैं। 80G 10,000 रुपीज उसकी मैक्सिमम लिमिट है। नेक्स्ट लिखो 80E। अगर कोई स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेता है और उस एजुकेशन लोन पर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो इंटरेस्ट आपका 80E का पार्ट होता है अप टू 8 इयर्स। 8 इयर्स तक वो इंटरेस्ट माइनस होता है उसके डिडक्शन में। 8 इयर्स के बाद भी अगर इंटरेस्ट चल रहा है तो डिडक्शन का पार्ट वो नहीं होगा। इंटरेस्ट वो पे कर रहा है लेकिन वो डिडक्शन का पार्ट नहीं होगा, उससे पहले वो डिडक्ट होगा। ठीक है, ये 6 डिडक्शन है, इसको ठीक से रट लीजिएगा। 80DD, 80CCF, 80G, 80E, 80D एंड 80C। 80C 1.5 लाख आपको याद है। 80C में लिख लो अगर आप लोगों को लिखना है। 80C में लिखो 80C डैश KVP किसान विकास पत्र, PPF, then GPF, then recognized provident fund RPF, then national saving certificates NSC, and Prime Minister's Relief Fund, and that's it। ये 80C जो 1,50,000 है। नेक्स्ट है आपका, मैं आपको एक नोट सेंड कर ही दूंगी। नेक्स्ट है आपका 80D। 80D और 80DD में कंफ्यूज मत होना। 80D मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। 80D आप लास्ट में क्लेम कर रहे हो फॉर सम सिकनेस पर्पस, और 80DD में कोई आपके पास डिजीज है जिस डिजीज के ऊपर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, और ये ट्रीटमेंट सिर्फ आपके स्पाउस और ब्लड रिलेशन के लिए होना चाहिए। 80D फॉर मेडिकल रिम्बर्समेंट एंड अमाउंट इज 25,000 रुपीज। इसमें लिख लीजिए फॉर स्पाउस प्लस ब्लड रिलेशंस, नॉट फॉर इन लॉज। इसमें इन लॉज का एग्जाम्पल जरूर गिवन होगा क्वेश्चन में। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब 80D के बाद लिखिए 80DD। अंजलि मिश्रा ये क्लास में आने का टाइम है। 80DD में लिखिए 40,000 रुपीज फॉर एवरी सॉरी मैम, कैटेगरी। वो एवरी नेटवर्क कैटेगरी इशू का की वजह मतलब से है ज्वाइन नहीं कि हो रहा था। हाँ ठीक है सर। 40,000 का मतलब है एवरी कैटेगरी एक्सेप्ट द सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो। सीनियर सिटीजन जिसकी 60 साल की एज है, सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी 80 इयर्स अबव एज है। सीनियर सिटीजन वहां पे क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा होगा कि ही सीनियर सिटीजन एंड ही सुपर सीनियर सिटीजन। दो एग्जांपल देंगे। मिस्टर ए इज सीनियर सिटीजन, ही वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसको पेंशन इतनी मिल रही है, एंड ही इज क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD 40,000, एंड फॉर हिज पेरेंट्स इज दिस, एंड उसके पेरेंट्स जो है सुपर सीनियर सिटीजन है, तो अपने पेरेंट्स के लिए क्लेम कर रहा है तो भी 40,000 है। उसके पेरेंट्स सुपर सीनियर सिटीजन है। अगर उसके पेरेंट्स को पेंशन मिल रही होती वो 60,000 क्लेम कर सकते थे, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है और उसके पेरेंट्स अभी जिंदा है, तो उसके लिए 40,000 ही है, तो 40,000 ही पे करेगा। प्लस सुपर सीनियर सिटीजन, सॉरी सीनियर सिटीजन। क्लियर है? ये पूछना है तो इसमें पूछिए सुपर सीनियर सिटीजन का और इसका जो हिसाब किताब है। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मिस्टर ए इज ए सीनियर सिटीजन। मिस्टर ए सीनियर सिटीजन है, वो रिटायर हो जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरीज का क्वेश्चन आता है, और पेंशन का केस है, रिटायरमेंट का केस है कि उसको 8 महीने इतनी या 10 महीने इतनी पेंशन मिली है, 2 महीने इतनी सैलरी मिली है, और जो भी हिसाब किताब है। उसके बाद लिखा हुआ है कि ही इज क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD फॉर हिज पेरेंट्स एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। बहुत सारे लोगों का नाम लिखा होगा, किसी का भी नाम लिखा हो सकता है, और उसके पेरेंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। वो सीनियर सिटीजन है वो, तो उसके लिए 60,000 ही है। उसके पेरेंट्स जो सुपर सीनियर सिटीजन है 80,000 सॉरी 80 इयर्स अबव उनकी एज है, तो उनके लिए भी 60,000 रहेगा। और अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है, वो इंडिविजुअल है, और मतलब अंडर द एज ऑफ सिटीजनशिप है, सीनियर सिटीजनशिप है, वो 60 ईयर से कम है, और उसे जो अमाउंट मिल रहा है वो 40,000 मिल रहा है, और क्वेश्चन में कंफ्यूज होने के लिए लिखा हुआ है कि उसके जो पेरेंट्स है वो सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन के लिए तो 80DD आपने पढ़ा 60,000 है, उसके पेरेंट्स तो सीनियर सिटीजन है, वो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपको लगता है कि उसके लिए 40,000 रुपए का है, उसके पेरेंट्स के लिए 60,000 का है। ऐसा नहीं है। जॉब में वो है, वो अपने पेरेंट्स का इलाज करा रहा है, अपनी वाइफ का करा रहा है, अपने बच्चों का करा रहा है, जो भी हिसाब किताब है, तो उसको 40,000 का मिलेगा, और हम उसकी सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम 40,000 ही कंसिडर करेंगे, 60,000 कंसिडर नहीं करेंगे। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 80DD के बाद 80D और 80DD एक साथ लिखना ताकि याद रहे। अब लिखिए 80CCF।
ATCCA के साथ ब्रैकेट में लिख लो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ताकि आपको क्लिक हो जाए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होता, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड्स है। दिस इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 54 एंड ATCCF इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स अमाउंट इज 20,000 रुपीज। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कंफ्यूज मत होना। बाकी सारी डिडक्शंस में कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल डिडक्शन है। हर डिडक्शन का एक अमाउंट है और बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको रीड करना है। 80G डोनेशन का पार्ट है, वो डोनेशन चाहे आपने कहीं भी दिया हो, चाहे एक रिलीजियस प्लेस पे दिया, चाहे साइंस संस्थान में दिया, चाहे किसी हॉस्पिटल में दिया हो, या किसी नारी निकेतन में दिया, कहीं भी दान दिया, कहीं भी आपने पेमेंट किया। ऐसा नहीं कि कुछ रिकॉग्नाइज सेक्टर्स है, उन रिकॉग्नाइज सेक्टर्स में अगर आपने डोनेशन दिया है तो ही कंसिडर होगा, और दूसरे अनरिकॉग्नाइज सेक्टर में आपने दान दिया है या डोनेशन दिया है तो वो कंसिडर नहीं होगा। ऐसा नहीं, अनरिकॉग्नाइज सेक्टर भी कंसिडर होता है। अगर आपने वहां के आपके पास रिसिप्ट है तो यू कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G एंड 80E, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, फॉर द एजुकेशन लोन, तो एजुकेशन लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट डिडक्शन का पार्ट होता है, आपकी टोटल इनकम में से माइनस हो जाता है फॉर 8 years। इसके लिए कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ठीक, ओके मैम। एक सेकंड होल्ड करिए। ये देखिए डिडक्शन जो क्लास में मैंने शेयर की, डिडक्शन एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। Yes, ma'am. एक क्वेश्चन नोट करो। मिस्टर इज बेसिक सैलरी is 1 lakh rupees per month and income from house property is basic salary 1 lakhs, income from house property is 20,000 rupees per month, rent free accommodation in the population area of 20 lakhs for the furnished accommodation with AC and furniture facility costs 20,000 rupees per month, AC and furniture, rent free accommodation. Next, DNS allowance 1,20,000 rupees per month, more than the basic salary. 1,20,000 per month, and the employer is providing him yes, public provident fund. The employer is contributing 75,000 rupees per month as in public provident fund of account of employee. The employer contribution to Mr. A's public provident fund account is 75,000 rupees per month. Next, contribution of the Mr. A to the PPF
is 1,40,000 rupees annually. Next, the interest provided by bank on PPF is at the rate of 13% per annum. And now he donated 2,000 rupees in 2020-21, 21-22 sorry. अच्छा नहीं 2021 previous हाँ 2021 in a orphanage, child orphanage center. Next, he spent 90,000 rupees on medical treatment of his in-laws and siblings, on which he spent 25,000 rupees on in-laws. Next, he invested in KVP scheme rupees 92,000 in 2020-21. This is annual per annum है ये. Next, he invested a new purchased house rupees 25 lakhs after the profit on not on after the profit yes on sale of our old house profit rupees 45 lakhs. He invested in equity shares rupees 20,000 in the same year. That's it. कैलकुलेट द टोटल सैलरी. इस क्वेश्चन को ट्राई करके रखिएगा कल. इस क्वेश्चन में मैं आइडिया दे देती हूँ आपको. बेसिक सैलरी है. आई एम ऑडिबल? Yes, आई एम ma'am. ऑडिबल? Yes, ma'am. क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे मेल करिएगा सारे बच्चे. बेसिक सैलरी 1,00,000 रुपए इंटू 12 हो जाएगी. हाउस प्रॉपर्टी 20,000 रुपीज पर एनम दिया हुआ है इसने इनकम. तो ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है. पर एनम नहीं है, पर मंथ है. हाउस प्रॉपर्टी 20,000 बहुत कम हो जाएगा. हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है 20,000 रुपए पर मंथ. उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. उसमें अनरिलाइज्ड रेंट नहीं है, वैकेंसी टाइम पीरियड नहीं है, म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं है. जब कुछ गिवन नहीं है तो कुछ भी माइनस नहीं होगा. लेकिन इसका फॉर्मेट आप पूरा बनाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% पर एनम जो है नेट एनुअल वैल्यू वो आप इसमें से माइनस करेंगे और अमाउंट कम हो जाएगा. ये आपकी एनुअल रेंट वैल्यू कंसिडर होगी. रेंट फॉर एकोमोडेशन 20 लाख रुपए, 20 लाख पॉपुलेशन के एरिया में 10 0 to 10, 10 to 25 प्लस 25 है. तो 20-25 वाली पॉपुलेशन एरिया में रह रहा है तो उसमें आपकी फर्निश्ड अकोमोडेशन हो जाती है 10% ऑफ 7.5% ऑफ सैलरी, 10% एंड 15% ऑफ सैलरी. 10% ऑफ सैलरी का जो अमाउंट होगा उसमें ऐड हो जाएगा 20,000 रुपीज एसी और फर्नीचर का. वो आपका रेंट फॉर एकोमोडेशन हो जाएगा. डीए ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई होके. पब्लिक प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम अप टू 12% ऑफ द सैलरी ऑफ 12% सैलरी ऑफ एम्प्लॉय की सैलरी 1,00,000 है. 12,00,000 का 12% ही वो कंट्रीब्यूट कर सकता है. लेकिन वो एक महीने में 75,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है. जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है वो टैक्सेबल है, वो सैलरी में ऐड हो जाएगा. 75,000 इंटू 12 जो भी अमाउंट आ जाएगा. फिर उसके बाद 1,00,000 इंटू 12 जो अमाउंट आ जाएगा उस 12 lakhs का 12% कैलकुलेट करेंगे. 12% ही ये कंट्रीब्यूट कर सकता है. जितना ज्यादा किया है वो ऐड हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा. इसका कंट्रीब्यूशन जो है मिस्टर ए का 1,50,000 तक एग्जाम इसने 1,40 किए तो 80 डिडक्शन का पार्ट है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो अकाउंट स्कीम होती है 9.5% मैक्सिमम इंटरेस्ट हो सकता है और ये 13% दे रहा है बैंक इसको. तो 9.13 माइनस 9.5 जितना भी परसेंट इंटरेस्ट ये ज्यादा दे रहा है वो इंटरेस्ट सैलरी का दे रहा है. मतलब ये 12,00,000 का. तो उसे आप यहाँ पर टैक्सेबल कर देंगे. क्लियर है? और वो ऐड हो जाएगा 2,000 रुपीज 80G का पार्ट है माइनस हो जाएगा. मेडिकल ट्रीटमेंट 90 माइनस 25 80DB का पार्ट है. 90 माइनस 25 होके जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा उसके ऊपर वेट देंगे, उसको ऐड नहीं करेंगे. ये आप खुद ट्राई करिएगा एक बार, मैं पूरा नहीं बता रही. किसान विकास पत्र आपका 1,40,000 में 92 ऐड हो जाएगा
और जो भी अमाउंट आएगा माइनस 1.5 लाख ही होगा उसमें। 80C का पार्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या चैप्टर है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जो है कैपिटल गेन इसका 45 लैक्स है और 25 लैक्स इसको प्रॉफिट हुआ है। इन्होंने पहले बता दिया कि प्रॉफिट हुआ है 45 लैक्स और उसने न्यू परचेज प्रॉपर्टी में, दैट मींस अंडर सेक्शन 54 25 लैक्स माइनस हो जाएगा। जो अमाउंट आ जाएगा वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। और 20,000 इक्विटी शेयर्स में उसने इन्वेस्ट किए, ये भी अंडर सेक्शन 54 का पार्ट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज दीजिएगा, मैंने आइडिया दे दिया कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ओके ठीक है। यस और जो Yes, शेडेड ma'am. एक्सेस बताइए, 6 की Yes, शेडेड ma'am. एक्सेस किसी भी बुक में से कहीं से भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस नहीं मिले तो एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम एटीजी वाला Okay, बुक ma'am. में मैम डिफरेंट है ना। हाँ बोलिए क्या आईटी जी। हम एटीजी आपने लिखा है 10,000 मैम। हाँ मैम बुक में वो 100% वो वाला है मैम, 100% 50% वो क्वालिफाइंग लिमिट वाला। नहीं, 10,000 लिमिटेड है ये आपका। 2021 का असेसमेंट ये देख रहे हैं या प्रीवियस ईयर देख रहे हैं? मैम वो जो करंट वाली बुक है ना। क्या लिखा है? 100% क्वालिफाइंग कितना उसने डोनेट किया उतना ही माइनस हो जाएगा, मतलब ही नहीं है। दोबारा बताइए क्या नहीं मैम, लिखा है। चार कैटेगरी में क्वालिफाई होता है। कैटेगरी ए में 100% हो जाता है, कैटेगरी बी में 50%, कैटेगरी सी में 100% ऑफ द 10,000 क्वालिफाइंग। 80C में 80G में 10,000 माइनस करना है, दैट्स इट। ठीक है, ओके मैम। बाद में आपको बता दूंगी पूरी जो कहानी है, ABCD जो भी है। ठीक है, अभी 80G में 10,000 माइनस करना है। ये जो आपका 2,000 रुपीज ऑर्फनेज में दे रहा है इसमें से, इसमें 10,000 माइनस कर दीजिए, बात खत्म। मैक्सिमम 2,000 का, 2,000 का माइनस हो जाएगा। चारों कैटेगरी में देख लीजिएगा, एक सिचुएशन जो मैं बता रही हूँ उसमें सही होगी फिट। ठीक, यस यस मैम। हाँ मुझे तो पता ही है कि ठीक फिट होगी, लेकिन आप लोग ये देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको बता दूंगी बाद में क्या है। आप लोग कितना कंफ्यूज, आदत पड़ गई क्या कंफ्यूज रहने की? जो चीज सिंपल होती है समझ में नहीं आती आप लोगों को। या मुझे इनकम टैक्स पढ़ाने की कोशिश करने लगते हो कुछ बच्चे। लॉग आउट करिए। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Ma'am, एक डाउट क्लियर करना था। Thank you, ma'am.